हेलो एवरीवन, हम यहाँ पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम कैट 2023 के एक्चुअल पेपर के सॉल्यूशंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम स्लॉट 1 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे जो मेजरली अरिथमेटिक सेक्शन से पूछे गए थे। सो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। जब भी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ तो आप वीडियो को पॉज करिए, दिया हुआ क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए एंड देन आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करिए। ओवर हियर क्वेश्चन नंबर 1 एक बार रीड कर लेते हैं। सैलरी ऑफ 3 फ्रेंड्स सीता, गीता एंड मीता इनिशियली इन अ रेशियो 5:6:7. First year they get a salary hike of 20%, 25%, 20% respectively. Second year Sita and Meeta get salary hike of 40% and 25% respectively. And the salary of Geeta becomes equal to the mean salary of the 3 friends. The salary hike of Geeta in the second year is how much? तो इस क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में क्या दिया है? द रेशियो ऑफ द इनिशियल सैलरी दिया है। वो कितना है? 5:6:7 फॉर सीता, गीता एंड मीता। तो एक एज्यूम करते हैं कि सीता का सैलरी 50 रुपीज है, गीता का 60 एंड मीता का 70। अब अगले साल क्या होता है? इन तीनों का सैलरी इंक्रीज होता है। कितने परसेंटेज से? 20, 25 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। तो सीता का सैलरी 20% से इंक्रीज होगा। 20% ऑफ 50 दैट इज इक्वल टू 10। सो 10 इज द इंक्रीज, तो 50 रुपये का सैलरी जो है वो 60 रुपीज बन जाएगा। देन गीता का सैलरी जो है 25% मतलब 1/4 से बढ़ेगा। 1/4 ऑफ 60 कितना होता है? 15 रुपीज से बढ़ेगा तो 75 रुपीज हो जाएगा। एंड मीता का जो सैलरी है वो 20% से बढ़ेगा। 70 का 10% होता है 7, तो 20% होता है 14 रुपीज से बढ़ेगा, तो 70 + 14 हो जाएगा 84। ये हो गया फर्स्ट ईयर में। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा? सीता का जो सैलरी है वो 40% से बढ़ता है। 60 का 40% कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 24। 10% is 6 into 4, 24. 60 plus 24 is 84. एंड मीता का जो सैलरी है वो 25% से बढ़ेगा विच इज 1/4। 84 का 1/4 कितना होगा? 21 रुपीज से इंक्रीज कर दो। 84 plus 21 दैट इज इक्वल टू 105। एंड इसके बाद क्या दिया है? गीता का सैलरी हमें नहीं पता है। अगला स्टेटमेंट क्या बोलता है? द सैलरी ऑफ गीता इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज ऑफ द सैलरी ऑफ ऑल 3 फ्रेंड्स। तीनों फ्रेंड्स की सैलरी का एडिशन देन एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? लुक हियर, द वैल्यू ऑफ 3x इज इक्वल टू 84 + 105 दैट इज इक्वल टू 189 प्लस x। सो द वैल्यू ऑफ 2x इज इक्वल टू 189 हो जाएगा यहाँ पे, एंड द वैल्यू ऑफ x बिकम्स 94.5। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है कि गीता के सैलरी में कितना परसेंट हाइक हुआ है सेकेंड ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर कितने परसेंट का हाइक हुआ है। 75 सैलरी जो था वो अब 94.5 बन गया है। तो इसका आप रेशो ले लो, इसको 5 से डिवाइड कर दो। 5 15 जा एंड देन 5 1 जा 8 जा एंड 9 जा। Again you can divide this by 3 5 za and 3 6 za 0.3. So this is nothing but 50:63. So percentage increase हमें यहाँ पे find out करना है। Increase कितना है? 13 is a increase on 50 into 100. If we solve this further तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 26% is the percentage hike in the salary of Geeta from first year to second year. तो ऐसे हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से है। क्वेश्चन क्या है कि गीता सेल्स 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एट अ सेम प्राइस सच दैट शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ऑब्जेक्ट ए एंड अ लॉस ऑफ 10% ऑन ऑब्जेक्ट बी। इफ शी इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस सच दैट ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड एट एन इक्वल प्राइस and a profit of 20% is made on object B, then profit on object A is going to be how much in terms of percentage? तो इसे सॉल्व कैसे करना है? लेट्स हाउ लुक एट इट।
सो लेट्स एज्यूम दैट, एक एज्यूम करते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट ए इट्स स्मॉल ए. इन दैट केस द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट ए कितना हो जाएगा? 20% प्रॉफिट इज मेड. सो इसका मीनिंग क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस को हमने 20% से बढ़ा के बेचा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 20% मोर देन ए, दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू ए. सिमिलरली कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट बी ले लेते हैं, बी स्मॉल बी. बी पे हमें हुआ है 10% का लॉस हुआ है, तो हमने बी को 10% से कम करके बेचा है. इसका मीनिंग क्या होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट बी कितना होगा? 0.9 इंटू बी. और क्वेश्चन में और एक चीज दी गई है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेलिंग प्राइस सेम है. यहाँ पे लिखा है बोथ ऑफ देम आर सोल्ड एट सेम प्राइस. तो इस स्टेटमेंट से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि 1.2 टाइम्स ए इज इक्वल टू 0.9 टाइम्स बी. तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो रेशो आ जाएगा a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4. नाउ अब इसके बाद करना क्या है? देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स इज इंक्रीज्ड बाय an equal price and the profit of 10% is made. So let's have a look at it. Now what we will do is object A or object B, okay? इनके cost price का ratio 3:4 है. तो let's assume the cost price as 300 and 400. assume कर लेते हैं यहाँ पे हम 300 and 400. तो सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20% प्रॉफिट मतलब 360 रुपीज. यहाँ पे 10% लॉस है, मतलब फिर से 360 रुपीज यहाँ पे आएगा. नाउ द न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा? द न्यू सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट 360 प्लस के, एंड द न्यू सेलिंग प्राइस ओवर हियर इज गोइंग टू बी 360 प्लस के. द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल अमाउंट से बढ़ाया गया है. एंड द 10% प्रॉफिट इज मेड ऑन ऑब्जेक्ट बी. 10% प्रॉफिट इज मेड ऑन ऑब्जेक्ट बी. प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है. 440 पे 10% का प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस हो जाता है 440 रुपीज. तो इससे हमें पता चलता है कि के का जो वैल्यू है वो कितना है? 80 रुपीज है. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए का जो नया सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा? 440 रुपीज होगा. और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? लेट्स कैलकुलेट. देखो, कॉस्ट प्राइस 300 है, सेलिंग प्राइस 440 है यहाँ पे. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू हाउ मच? 140 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है 300 रुपीज के कॉस्ट प्राइस पे. प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम इंटू 100 करेंगे, तो ये 2 zeros एंड 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे. 140 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है? 3 इंटू 4 इज 12, रिमाइंडर इज 2, 20. 3 इंटू 6 इज 18. सो 46.66% ये जो है प्रॉफिट परसेंटेज है. हमें नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, तो ऑप्शन बी हम यहाँ पे चूज करेंगे, दैट इज 47%. ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इस टॉपिक से है. तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो एंड देन कंटिन्यू विद द वीडियो. क्वेश्चन सेज दैट अनिल इन्वेस्ट ₹22,000 फॉर 6 years in a certain scheme with 4% per annum compounded half yearly. Sunil invest in the same scheme for the 5 years and then reinvest the entire amount received at the end of 5 years for 1 year at 10% simple interest. If the amounts received by both at the end of 6th year is same, then the initial investment made by Sunil is how much? तो ये जो क्वेश्चन है वो टीटा क्वेश्चन है. इसके ऑप्शंस नहीं है, आपको बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है. कैसे सॉल्व करना है? लेट्स हैव लुक एट इट. 6 साल के बाद दोनों को जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट सेम होगा. तो पहले हम अनिल के बारे में बात कर लेते हैं. अनिल का इन्वेस्टमेंट है 22,000. 6 years के लिए 4% इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड ए कंपाउंडेड हाफ ईयरली है.
तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इज 22,000 इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n। यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? ये जो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1 साल का है, बट इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अगर 1 साल का 4% है तो हाफ ईयर का 2% होगा। तो यहाँ पे रेट की जगह पे हम 2% लिखेंगे। एंड कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी कितना है? तो हर एक साल में 2 बार कंपाउंडिंग होगा, बिकॉज इट इज हाफ ईयरली कंपाउंडेड। तो 6 साल में टोटल 12 टाइम्स ये कंपाउंड होगा। सो दिस इज द अमाउंट। ये जो अमाउंट है वो अनिल को 6th ईयर के एंड में मिलेगा। आफ्टर दिस लेट्स टॉक अबाउट सुनील। सुनील का जो प्रिंसिपल है वो हमें नहीं पता है। लेट्स से कि सुनील ने इन्वेस्ट किया था ₹P। सेम स्कीम में उसने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, विच स्कीम 4% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 5th ईयर कितना होगा? प्रिंसिपल P इंटू 1 प्लस R2 होगा, बिकॉज इट इज हाफ ईयरली कंपाउंडेड, डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स। इट इज हाफ ईयरली कंपाउंडेड, तो 5 साल में टोटल 10 टाइम्स कंपाउंडिंग होगा। दिस इज एट द एंड ऑफ 5th ईयर। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दिस इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ 5th ईयर। नाउ एट द एंड ऑफ 6th ईयर बिकम्स हाउ मच? ये जो टोटल अमाउंट है उसे 5th ईयर के आखिरी में मिलेगा। अब ये अमाउंट वो बैंक में रखेगा, बैंक उसे 10% सिंपल इंटरेस्ट देगा। तो ये जो अमाउंट है वो 10% से बढ़ जाएगा। तो हम इसे इंटू 1.1 करेंगे। तो जब आप इसे इंटू 1.1 करोगे, दिस बिकम्स अमाउंट एट द एंड ऑफ 6th ईयर। नाउ जब आप इसे इंटू 1.1 करोगे, देन द ओवरऑल टर्म बिकम्स अमाउंट एट द एंड ऑफ 6th ईयर। Now in question it is given that the amount received by both of them at the end of 6th year is same. So these two terms are equal to each other. So you can see that 10 brackets 1 plus 2 by 100. These 10 brackets will get cancelled from both sides. So what we left with, let's have a look at it. 22,000 multiplied by 1 plus 2 by 100 is how much? 1 plus 1 by 50, that is equal to 51 by 50. Bracket square is remaining over here. Here P into 1.1 is remaining. If you solve this further, you can see that this is 11 into 2 is 22. So 11 2s are 22 and then 4 zeros. Into 51 square is how much? 51 into 51 लिख देते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे 50 square होता है 2500. This is the value of principal over here. तो इसे solve कर लेते हैं। So ये जो 2 zeros है, 2 zeros से cancel हो जाएंगे। 25 8s are. So the value of principal is going to be 8 into 51 into 51. Now 51 square is 2601. Let's multiply this. This multiplication is going to be 8 6 are 48 and 20808. 20808. This is the principal जो सुनील ने इन्वेस्ट किया था इनिशियल स्टेज पे। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ 4 गर्ल्स एंड 6 बॉयज इज 24. ईच ऑफ द गर्ल्स हैज सेम मार्क्स while each of the boy has the same marks. If the marks of any girl is at most double the marks of any boy but not less than the marks of any boy, then the number of possible distinct integer values of the total marks of 2 girls and 6 boys is how much? तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज each boy has the same mark, each girl has the same marks. So एक एज्यूम करते हैं यहाँ पे द मार्क्स ऑफ ईच गर्ल, marks of each girl, let's assume it as G, or marks of each boy.
इसे एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल b। तो फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट स्टेटमेंट से इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे 4 गर्ल्स के टोटल मार्क्स हो जाएंगे 4 इंटू जी, 6 बॉयज के टोटल मार्क्स हो जाएंगे 6 इंटू बी, इज इक्वल टू 24 इज द एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स। 24 जो है 10 स्टूडेंट्स का एवरेज है, तो टोटल कितना होगा 24 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 240। अगर आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हो तो 2g प्लस 3b इज इक्वल टू 120। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद एक इनइक्वालिटी दी गई है। व्हाट इज दैट इनइक्वालिटी? लेट्स हैव लुक एट इट। द मार्क्स ऑफ एनी गर्ल, दैट इज g, इज एट मोस्ट डबल द मार्क्स ऑफ एनी बॉय। मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि वो डबल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो बॉयज़ के मार्क्स से डबल हो सकता है, बट बॉयज़ के मार्क्स से डबल नहीं हो सकता है। सो द वैल्यू ऑफ g इज लेस दैन और इक्वल टू 2 टाइम्स b। दिस इज द इनइक्वालिटी, बट नॉट लेस दैन द मार्क्स ऑफ एनी बॉय। द मार्क्स obtained by each girl is not less, means it is greater than or equal to the marks obtained by any boy, that is b। तो यहाँ पे g का जो वैल्यू है वो b एंड 2b के बीच में है या उनके इक्वल भी हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज ऑफ द टोटल मार्क्स फॉर 2g एंड 6b। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? 2g प्लस 6b के लिए कितने डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम 2 एक्सट्रीम केसेस लेंगे। फर्स्ट एक्सट्रीम केस क्या है? b इज इक्वल टू g पुट कर दो आप, एंड देन सेकेंड एक्सट्रीम केस क्या है? g इज इक्वल टू 2 टाइम्स b पुट कर दो। दीज आर 2 एक्सट्रीम केसेस ओवर हियर। इन दिस इक्वेशन हम पुट करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा, इस कंडीशन में इक्वेशन हो जाएगा 2b प्लस 3b, 5b इज इक्वल टू 120। द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2g प्लस 6b का वैल्यू कितना होगा? लेट्स हैव लुक एट इट। 2g प्लस 6b इज नथिंग बट 8 इंटू 24 इज नथिंग बट 8 इंटू b, दैट इज नथिंग बट 8 इंटू 24 विच इज इक्वल टू 192। एंड इन दिस एक्सट्रीम केस g इज इक्वल टू 2b, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे g इज इक्वल टू 2b, तो a हो जाएगा 7b, 4b प्लस 3b, 7b इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। b का जो वैल्यू है वो 120 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है? 2g प्लस 6b का वैल्यू। नाउ g इज इक्वल टू 2b पुट करने के बाद ये क्या हो जाएगा? g इज इक्वल टू 2 टाइम्स b, तो ये 10 टाइम्स b हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 7। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1200 डिवाइडेड बाय 7 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं। That value is going to be 7 into 1 is 7, the remainder is 5, 7 7s are 49, remainder is 1, 7 1s are 7, 171 point something, okay। और इसके बाद ये जो है इंटीजर होना चाहिए। It means the minimum value this can take is how much? The minimum value this addition can take is 172 है, and maximum value इस addition का क्या हो सकता है? 192 हो सकता है। सो 172 से 192 कितने नंबर्स है? a टू b कितने नंबर्स होते हैं? b माइनस a प्लस 1, b माइनस a प्लस 1, तो इसका आंसर क्या होगा? 21। देर आर 21 डिस्टिंक्ट पॉसिबल इंटीजर्स। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज इक्वल टू ऑप्शन बी। सो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स कौन से इन्वॉल्व है? फर्स्ट इज एवरेज, देन इक्वेशंस एंड देन इनइक्वालिटीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इज रिलेटेड विथ मिक्सचर्स। अ मिक्सचर P is formed by removing a certain amount of coffee from a coffee jar and replacing the same amount with cocoa powder. The same amount is again removed from mixture P and replaced with the same amount of cocoa powder to form a new mixture Q. If the ratio of coffee and cocoa powder in the mixture Q is 16:9, then the ratio of cocoa in mixture P and the mixture Q is how much? So let's have a look at it.
over here the mixture P is formed by removing a certain quantity of coffee from coffee jar. So initially jar जो है वो कॉफ़ी से फुल है, उसमें से हमने कुछ क्वांटिटी निकाला है एंड देन उसको हमने कोको पाउडर से रिप्लेस किया है एंड सेम प्रोसेस हमने और एक बार रिपीट किया है. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक डायरेक्ट फॉर्मूला है. व्हाट इज दैट डायरेक्ट फॉर्मूला, एक बार देख लेते हैं. जार में इनिशियली कॉफ़ी था, पूरा कॉफ़ी था, कोको पाउडर इनिशियली नहीं था. फिर हम कोको पाउडर उसमें ऐड करते गए हैं विद द रिप्लेसमेंट. सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, द अमाउंट ऑफ कॉफ़ी लेफ्ट divided by total mixture is equal to 1 minus quantity removed in each operation. हमें नहीं पता है अभी तक. Quantity removed in each operation divided by total mixture to the power number of times this operation is performed, that is equal to 2. So over here is 16:9 क्या है? 16:9 is the ratio of coffee divided by cocoa powder after second operation, 16 divided by 9. So there are only two types of things, coffee and cocoa powder in the mixture. So coffee divided by total mixture becomes how much? So the ratio of coffee left divided by total mixture, this becomes how much? 16 divided by 16 plus 9. Total mixture is nothing but coffee plus cocoa powder. 16 plus 9, that is equal to 25. So this ratio becomes 16 divided by 25 is equal to 1 minus quantity removed in each operation is Q divided by total mixture is, let's say, T bracket square. If we solve this further, what we will get, दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट ले लो आप, तो 1 minus Q divided by T is equal to क्या हो जाएगा, 4 divided by 5. So the value of Q divided by T हो जाएगा 1 divided by 5. इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? Let's have a look at it. T क्या है? T is a total mixture and Q is a quantity removed. अगर total mixture 5 है तो इसमें से हमने हर एक ऑपरेशन में 1 रिमूव किया है, that is 20% is removed and replaced. अब एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्या फाइंड आउट करना है. द रेशियो ऑफ कोको पाउडर इन मिक्सचर P एंड द मिक्सचर Q इज हाउ मच. नाउ व्हाट इज मिक्सचर P एंड व्हाट इज मिक्सचर Q? आफ्टर फर्स्ट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड द मिक्सचर इज कॉल्ड एज P एंड आफ्टर सेकेंड ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड द मिक्सचर इज कॉल्ड एज Q. तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन को हम, एक डेटा आ गया है हमारे, टोटल मिक्सचर अगर 5 लिया तो 20% हमें रिमूव करना है हर एक ऑपरेशन में. तो यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल मिक्सचर को इंस्टेड ऑफ 500 ले लेते हैं. आफ्टर फर्स्ट ऑपरेशन कॉफी कितना होगा एंड कोको पाउडर कितना होगा, इसमें से हमने कितना निकालेंगे, हम 20% रिमूव करेंगे. 1 out of 5 we are going to remove, that is nothing but 20%. 100 रिमूव करेंगे मतलब 400 कॉफ़ी बचेगा, और जो 100 रिमूव किया है उसको हम कोको पाउडर से रिप्लेस करेंगे. दिस इज कॉल्ड एज मिक्सचर P. नाउ आफ्टर सेकेंड ऑपरेशन में भी हम सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर. 20% हम रिमूव करने वाले हैं. ये जो 20% निकलेगा वो कॉफ़ी का भी निकलेगा, कोको पाउडर का भी निकलेगा. 400 का 20% कितना होगा, 80. 100 का 20% कितना होगा, 20. ये हम निकालेंगे, और ये जो 100 क्वांटिटी हमने निकाला है उसको हम कोको पाउडर से यहाँ पे रिप्लेस करेंगे. दिस इज कॉल्ड एज मिक्सचर Q. सो दिस क्वांटिटी बिकम्स हाउ मच, 320 एंड 180. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, the ratio of cocoa in mixture P and mixture Q. This is mixture P and this is mixture Q. This is the quantity of cocoa in mixture P. This is the quantity of cocoa in mixture Q. This ratio becomes how much? 100 divided by 180. That is equal to 5 divided by 9. The answer of this question is option C. Question number 5 के बाद the next question is question number 6.
इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से है, बट यू कैन कंसिडर दिस एज अ जनरल क्वेश्चन, एज अ पजल। तो एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। Brishti went on an 8-hour trip in a car. Before the trip, the car had traveled a total of x kilometer till then, where x is a whole number and is palindromic. That is, remains unchanged when its digits are reversed. At the end of the trip, the car had traveled a total of 26862 kilometers till then. This number again being a palindromic, you can see, अगर आप इस नंबर को फॉरवर्ड रीड करो या बैकवर्ड रीड करो, the value of the number remains same. If Brishti never drove at more than 110 km per hour speed, then the greatest possible average speed at which she drove during the trip is how much? तो इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट एवरेज पॉसिबल स्पीड हमें निकालना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। Before car starts, वो जो ऑडोमीटर होता है उस पे एक नंबर है x रिप्रेजेंट टोटल किलोमीटर्स जो कार ट्रैवल करेगी बिफोर द ट्रिप बिगिन, एंड दिस x इज विच काइंड ऑफ नंबर, ये जो है पैलिंड्रोमिक नंबर है। आफ्टर नाउ ट्रिप कंप्लीट होने के बाद वो जो ऑडोमीटर पे नंबर क्या है 26862 नंबर है, एंड लेट्स से कि बृष्टि का जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू k। इन 8 आवर्स में बृष्टि ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, k ट्रैवल किया होगा, तो x प्लस 8 टाइम्स k, टोटल डिस्टेंस 8 इंटू k ट्रैवल किया होगा। दिस x प्लस 8 इंटू k इट्स सपोज टू बी दिस नंबर, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस का यूज ले सकते हैं। ऑप्शन का यूज कैसे ले सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। x जो है वो पैलिंड्रोम होना चाहिए, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा एवरीवन, x का वैल्यू क्या होगा 26862 माइनस 8 इंटू k। और ये जो ऑप्शन है उसमें k की ही वैल्यूज दिए गए हैं। k इज नथिंग बट स्पीड, हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड निकालना है बृष्टि का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड निकालना है, तो ग्रेटेस्ट ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, k का वैल्यू अगर हम 110 लिखते हैं तो 26862 माइनस 8 टाइम्स k, 8 टाइम्स k इज हाउ मच 880। ये जो सब्ट्रैक्शन आएगा दैट सब्ट्रैक्शन शुड बी अ पैलिंड्रोम नंबर। लेट्स चेक कि पैलिंड्रोम आता है या नहीं आता है। 2 माइनस 0 2, देन 6 माइनस 8, तो ये 16 माइनस 8 8 हो जाएगा, 7 17 माइनस 8 9 हो जाएगा। देन व्हाट वी लेफ्ट विथ ओवर हियर 25। इज दिस अ पैलिंड्रोम नंबर? नो, दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। After that, the next greatest option is option C. In option C, let's put k is equal to now 100. The value of x becomes how much now? The value of x becomes how much? 26862 minus 8 times k, that is minus 800. Let's check this subtraction is palindrome or not. 2 minus 0, 6 minus 0, 8 minus 0 and 2 6. Yes, you can see that this number is a palindrome. So over here the answer to this question is option number C. 100 km per hour is the greatest possible speed with which Brishti can travel. ठीक है, so you can consider, तो आप इस क्वेश्चन को एज अ पजल कंसिडर कर सकते हो। There is nothing as such time, speed and distance concept. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो। अरविंद ट्रैवल्स फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी एंड सुरभि ट्रैवल्स फ्रॉम टाउन बी टू टाउन ए, both starting at the same time along the same route. After meeting each other, Arvind takes 6 hours to reach town B, while Surbhi takes 24 hours to reach town A. If Arvind traveled at a speed of 54 km per hour, then the distance in kilometer between town A and town B is how much? अब ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। What is the formula? Let's have a look at it. Before that मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ।
So this is location A, this is town A, and this is town B. तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, अरविंद starts from town A to town B. At the same time, Surbhi starts from town B to town A. And let's say over here they are going to cross each other. Over here, Arvind and Surbhi, they are going to cross each other. तो एक क्रॉसिंग होने के बाद अरविंद को डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 6 आवर्स लगते हैं. ये जो 6 आवर्स है वो काउंट कब से किया है हमने, जब उन दोनों का मीटिंग हो जाता है, जब उन दोनों का क्रॉसिंग हो जाता है. फ्रॉम दैट टाइम टिल द टाइम Arvind reaches his destination, that is town B. This time duration is 6 hours. Similarly for Surbhi के लिए after crossing Arvind, destination is town A तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, 24 आवर्स लगेंगे. इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक फॉर्मूला डायरेक्ट है. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? लेट्स हैव लुक एट इट एवरीवन. Arvind, Surbhi, both of them start together, same time, same route. ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद का हमें टाइम पता है. इस सिचुएशन में फॉर्मूला क्या है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग ऑफ E and B is equal to square root of टाइम टेकन बाय अरविंद टू रीच डेस्टिनेशन आफ्टर क्रॉसिंग. क्रॉसिंग होने के बाद डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अरविंद को कितना टाइम लगता है, 6 आवर्स, इनटू क्रॉसिंग होने के बाद डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सुरभि को कितने आवर्स लगते हैं, 24 आवर्स. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 12 आवर्स ओवर हियर. और इस क्वेश्चन में हमें स्पीड किसका पता है, अरविंद का स्पीड पता है, दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर. तो फ्रॉम दिस हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, अरविंद को क्रॉसिंग पॉइंट तक आने के लिए 12 आवर्स लगते हैं और क्रॉसिंग पॉइंट के बाद 6 आवर्स लगते हैं. ये जो डायग्राम है विथ स्केल ड्रॉ नहीं किया गया है. तो A to B ट्रैवल करने के लिए अरविंद ने टोटल टाइम कितना लिया है, 12 plus 6 दैट इज इक्वल टू 18 आवर्स टाइम लिया है. सो डिस्टेंस AB कितना हो जाएगा, डिस्टेंस AB इज गोइंग टू बी, टाइम इज 18 आवर्स इनटू स्पीड इज 54 किलोमीटर पर आवर. सो ये मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 972 किलोमीटर्स इज अ डिस्टेंस बिटवीन टाउन A एंड टाउन B. तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इज रिलेटेड विद क्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है. द स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितना होता है, स्पीड ऑफ आवर हैंड कितना होता है, द रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड और आवर हैंड कितना होता है. यू शुड नो दिस. ये जो है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा. तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि द माइनर एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक वाज ऑब्जर्व्ड at 8:48 am. The minimum duration in minutes after 8:48 am when the angle increases by 50%. तो पहले तो हमें 8:48 am पे एंगल कितना होगा वो निकालना होगा. इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला इज देयर. लेट्स हैव लुक एट इट. At 8:48 the formula to find angle is equal to 30 times h minus 11 by 2 into m और इसका मॉडुलस साइन. सो 30 into h is 30 into 8 minus 11 divided by 2 into 48. अगर ये निगेटिव आएगा तो इसे हमें पॉजिटिव करना है, which is equal to how much, 240 minus 11 into 24. 11 into 24 is going to be 264. So this is going to be how much, 24 degree is the angle between minute hand and hour hand at 8:48 am. अब इस 24 डिग्री को हमें 24 डिग्रीज एंगल एट 8:48 am. ओके, इस 24 डिग्री को हमें 50% से इंक्रीज करना है. 50% से इंक्रीज करना है मतलब इसका 50% इज 12 से इंक्रीज करना है. मतलब वी वांट दिस एंगल टू बी नाउ 36 डिग्रीज.
तो ये 8:48 के बाद कितने मिनट्स में होगा? नाउ वी विल नॉट यूज दिस फॉर्मूला, नाउ विल यूज द क्लॉक कॉन्सेप्ट ओवर हियर। द रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड कितना होता है? द रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज इक्वल टू 11/2 डिग्री पर मिनट। अब हमें जो ये एंगल है 12 डिग्री से बढ़ाना है। सो इन 1 मिनट एंगल जो है वो 11/2 डिग्री से बढ़ता है। तो इन हाउ मेनी मिनट्स द एंगल विल इंक्रीज बाय 12 डिग्री? आपको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आता है? लेट्स हैव लुक एट इट। 12 into 1 divided by 11/2. So 24 divided by 11 मिनट्स के बाद एंगल जो है वो 12 डिग्री से बढ़ेगा, मतलब 50% से बढ़ेगा। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 24 divided by 11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द अमाउंट ऑफ जॉब दैट अमल, सुनील एंड कमल कैन इंडिविजुअली डू इन अ डे, दे आर इन अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। Kamal take twice as much as Amal to do the same amount of job. Amal and Sunil work for 4 days and 9 days respectively. Kamal needs to work for 16 days to finish the remaining job. Then the number of days Sunil will take to finish the job working alone is how much? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन को समझ लेते हैं। सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज रिलेटेड विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है कि इफ ए बी सी एंड सो ऑन दीज नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन द रेसिप्रोकल ऑफ दीज टर्म्स 1 divided by A, 1 divided by B, 1 divided by C, ये जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। एंड वाइस वर्सा एज वेल। वाइस वर्सा इज इफ A, B, C अगर ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, देन इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। दैट इज 1 divided by A, 1 divided by B, 1 divided by C जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे let's start with the statement Kamal takes twice as much time as Amal to do the same amount of job। तो देखो इस क्वेश्चन में there are 3 people। फर्स्ट तो है अमल, then the second person is सुनील और थर्ड पर्सन इज कमल। इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है? कमल रिक्वायर ट्वाइस टाइम एज अमल टू डू अ सेम अमाउंट ऑफ जॉब। अगर अमल एक पर्टिकुलर वर्क x डेज में कंप्लीट करता है, सो सेम वर्क कमल को कंप्लीट करने के लिए 2x डेज लगेंगे। एंड सुनील के बारे में कुछ डेटा नहीं दिया गया है, तो सुनील को सेम वर्क कंप्लीट करने के लिए लेट्स से y डेज लगेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के स्टेटमेंट्स को आखिरी में रीड करते हैं। तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इक्वेशन क्या बनेगा एक बार देख लेते हैं। अमल वर्क फॉर 4 डेज, तो वर्क डन बाय अमल इन 4 डेज कितना होगा? पर डे वर्क ऑफ अमल इज 1/x, तो इन 4 डेज इट इज 4 into 1 divided by x। देन वर्क डन बाय सुनील इन 9 days, that is 9 into 1 divided by y। and then Kamal needs to work for 16 days। 16 days every day Kamal will do 1/2x job and the work will get finished। the value of this fraction is equal to 1। तो अगर हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो what we will get 4 divided by x plus this is going to be 8 divided by x plus 9 divided by y is equal to 1। so this is going to be 12 divided by x plus 9 divided by y is equal to 1। अब वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का स्टेटमेंट हम एक बार रीड कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन एवरीवन? the amount of job that Amal, Sunil, Kamal can individually do in a day, these 3 numbers they are not in harmonic progression। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या है? उनका पर डे वर्क जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। एक दिन में वो लोग जितना काम करेंगे, तो अमल 1 divided by x,
Sunil 1 divided by y, Kamal 1 divided by 2x. These three numbers are in harmonic progression. तो इसका मीनिंग क्या होता है? उनके रेसिप्रोकल्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 2x. डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम. अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करते हो तो 3x इज इक्वल टू 2y बन जाएगा यहाँ पे. एंड लेट्स पुट द वैल्यू ओवर हियर. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? सुनील y डेज, हमें y का वैल्यू निकालना है. तो x को रिप्लेस करते हैं. x इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाय 3. इस इक्वेशन में हम x को रिप्लेस कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? लेट्स हाउ लुक एट इट. तो 12 डिवाइडेड बाय 2y डिवाइडेड बाय 3 ऊपर इंटू 3 बन जाएगा, प्लस 9 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 1. तो लेट्स सॉल्व दिस फर्दर. तो a कितना हो जाएगा? 6 into 3 18 plus 9 27 divided by y is equal to 1. The answer of this question is 27.